हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक क्रिएटिव सब्जेक्ट पे बात करना चाहूँगा। कलाकार और क्रिटिसिज्म। निंदा हमारे जीवन का एक सहज अंग है। निंदा हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है। हर प्रोफेशन में, हर एक्टिविटी में, हर क्रिएटिव डिपार्टमेंट में निंदा का, क्रिटिसिज्म का एक रोल है। पर निंदा किस मकसद से की गई है? अगर कहीं कोई लॉबिंग है, कहीं कोई पॉलिटिक्स चल रहा है और निंदा हो रही है, तो आज मैं कलाकार, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको निंदा से कैसे बचा जाए या हाउ टू कोप अप विथ क्रिटिसिज्म, उसके बारे में कहना चाहूँगा। आप गूगल पे सर्फ करेंगे तो बहुत सारी बातें प्रोडक्टिव कही है। मैं उनमें से कुछ एक कलाकार होने के नाते कहना चाहूँगा। ज़्यादातर किस्सों में कलाकार को एक मन में एक सिंड्रोम होता है, जिसको मैं कहता हूँ आई एम एन आर्टिस्ट सिंड्रोम। भैया हम कलाकार लोग हैं, थोड़ा खैर खिदमत करो यार, चाय आए नहीं, क्या बात है। चलो, एक अच्छी बात है कि कहीं कोई ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिल रही है या ऐसी कोई बात है, और हम वहाँ पे उस चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए इस चीज़ को अगर हम प्रोफेशनली यूज़ करते हैं देन इट इज़ फाइन। पर अगर उस चीज़ को हम एज अ ट्रिप ले रहे हैं, जैसे एक महाराणा प्रताप के एक्ट में एक एक्टर को इतना सर पे चढ़ गया था कि वो उसी ड्रेस में बस पे चढ़ गया, और वो कंडक्टर ने पूछा, भाई टिकट दे दो, टिकट दे दो। तो बोले, यार तुम राणा प्रताप से टिकट मांग रहे हो? और कुछ भी कहा तो वो कोई बोले साइड दे दो, तो बोले महाराणा प्रताप को साइड में बोलने को बोल रहे हो। तो अब वो कंडक्टर क्रिएटिव था थोड़ा, तो उसने थोड़ी देर बाद कहा कि भाई चित्तौड़गढ़ आ गया, तो वो उतर गए। अब ये बात यही है कि हमें ट्रिप, एज एन आर्टिस्ट हम कलाकार है, ठीक है, हम पहले सांस लेते हैं, हम इंसान हैं, बाद में हम कलाकार है। पेशे से हम कलाकार है या पैशन से हम कलाकार हैं, पर एट द सेम टाइम हम लोग चार पैर से नहीं चल रहे, हम दो पैर से ही चल रहे हैं। तो हम लोग इंसान हैं, और सबसे इंटेलिजेंट प्राणी जिनका फ्रंटल लोब डेवलप्ड है, जो बहुत कुछ विजुलाइज कर सकता है, बहुत कुछ समझ सकता है, परिवर्तन को स्वीकार कर सकता है, परिवर्तन को समझ सकता है। सबसे पहली बात है कि वी शुड कीप दैट प्राइड टू बी एन आर्टिस्ट, बट हम ट्रिप में नहीं रह सकते। ओके, और एक मुद्दा है हमारे पास, सेल्फ डिसिप्लिन। आइदर यू हैव डिसिप्लिन और यू हैव रिग्रेट्स। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। दो पहलू हैं इसके। लोग एक बहुत बड़े पुराने ज़माने के कलाकार थे और एक्टर थे। उस ज़माने में उन्हें मुझे यही कुर्ता चाहिए, वो यही शेरवानी चाहिए, वैसी डिमांड होती थी। तो लोग कहते, वाह वाह क्या बात है, क्या चूजी आदमी है, क्या कमिटमेंट है, क्या डेडिकेशन है, अपने चॉइस के ड्रेस के अलावा वो शॉर्ट भी नहीं देते हैं, वगैरह वगैरह। अब कुछ अरसे के बाद, जैसे मैंने कहा कि वो एक ग्राफ जैसे होता है, कम उम्र में काम मिलना, फिर शोहरत मिलना, फिर उसके साथ फैमिली इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, चैलेंजेस शुरू हो जाती है, कंपटीशन बढ़ जाती है। अब आर्टिस्ट का एक मकाम बन के हासिल हो जाता है, पर आर्टिस्ट के मन में ये होता है कि वो और ऊपर जाए और ऊपर जाए, और हर एक के केस में ये बात पॉसिबल नहीं है। एक जगह बन गई आप भी, आपकी, भाई आप इस तरह के रोल कर रहे हो, आप इस तरह के, और फिर सोसाइटी स्टैम्प भी तो कर देती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसे वर्सेटाइल काम मिलता है, वर्सेटाइल कहा जाता है। तो अब वो कलाकार का डाउनफॉल है, उन्हें समझ में नहीं आता है, और काम कम हो गया है। अब वो कहते कि हम तो सिलेक्टिव हो गए हैं, या उस तरह का। देखो, हर आदमी का अपना हक बनता है कि वो अपने सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए सेल्फ टॉक में वो जो भी अप्लाई करें जिससे उनका एस्टीम बचा रहे, दैट इज़ हिज राइट। अब दूसरे लोग उनको इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए काम देते हैं। अब वही उम्र के बाद वो काम में जाते हैं और वो वही कुर्ते की डिमांड करते हैं, वही ड्रेसेस की डिमांड करते हैं, नहीं तो भाई मैं तो नहीं करूँगा शूटिंग। तो अब यह कहा जाएगा कि देखो इनके पास काम तो है नहीं, अब हम काम दे रहे हैं, अभी नखरे कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि जिसे हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, ड्रीम, रियलिटी, क्रिटिक, तीनों को बैलेंस करना है, जैसे न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कहते हैं। तो एक तरफ सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई एक तो मदद कर रहे हैं, वो अब नखरे कर रहे हैं। अब वही सोसाइटी ये कहती थी कोई ज़माने में कि भाई क्या बात है, क्या सिलेक्शन है, क्या चॉइस है, वगैरह वगैरह। तो निंदा
निंदा अगर आर्टिस्ट को जब पता चलती है कि उसके बारे में ये कहा जाता है या उसके बारे में निंदा हो रही है, तो आर्टिस्ट को उससे मन पे नहीं लेना चाहिए, ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं। पर ऑब्वियस है कि हम इंसान हैं, बंच ऑफ इमोशन, चाहे कितना भी बैलेंस कर ले, बट हाउ टू एक्नॉलेज दैट, वो हमें डिसाइड करना है। सो फॉर दैट वी कैन डेवलप अ सेल्फ डिसिप्लिन। आइदर यू हैव डिसिप्लिन और रिग्रेट्स। डिसिप्लिन के मायने हैं बिलीफ इन सेल्फ। हम लोग अक्सर कहते हैं इस बात को। डिसिप्लिन के मायने सेल्फ स्ट्रिक्टनेस या टाइम पे पहुंचना, टाइम पे, वो सब तो है, पर एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज बिलीफ, डीप बिलीफ विद इन योर सेल्फ, दैट व्हाट इफ आज मैं 52 साल का हूँ, तो मैं एक 20 साल के कलाकार की तरह मैं डिमांड नहीं कर सकता हूँ कि मुझे हर दिन काम चाहिए। एक दिन मैं कानपुर में हूँ, दूसरे दिन मैं नागपुर में हूँ, तीसरे दिन मैं बैंगलोर हूँ। आई नीड टू अंडरस्टैंड माई फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि जहाँ यंग लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे मेरी ज़रूरत नहीं हो सकती है। 20 साल के बच्चों के कोई बैंड में अगर मैं जाके बजा रहा हूँ, सो मे बी वो रिस्पेक्ट कर रहे, या ऐसा कोई कंसेप्ट है कि जनरेशन्स, तो अलग बात है। पर एक रॉक बैंड है, मेटल रॉक बैंड है, उसमें मैं जाके ऑफ कोर्स फिट इन हो सकता हूँ, पर मुझे ये समझना चाहिए कि अगर मुझे काम मिल रहा है तो वो मेरी किस्मत है, या जो भी आप किस्मत, यानी कोई लोग नहीं मानते उस टर्मिनोलॉजी को, तो मेरी फ्लुक्स हैं या मेरे कोइंसिडेंसेस हैं या मेरी क्रेडिबिलिटी है या मेरा लाइकिंग है, जो भी है, पॉइंट जो भी है, मैं काम कर रहा हूँ, बट आई नीड टू एक्नॉलेज दैट मैं एक अधेड़ व्यक्ति हूँ। जैसे कास्टिंग, फिल्मों में कास्टिंग होती है, तो जब व्यक्ति की एज होने लगती है तो कास्टिंग डायरेक्टर जो है उनको पता चल जाता है कि भाई ये रोल में ये फिट करेंगे, ये रोल में ये फिट करेंगे। ए के हंगल जी को हमने फादर के रोल में या बुजुर्ग के रोल में ही देखा है, या दूसरे डॉन में जो थे वो एक्टर को हमने पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में ही देखा है। आई मीन दे हैव इवन सेम थिंग इन हॉलीवुड, इतनी अच्छी कास्टिंग करते हैं। सो पर आर्टिस्ट ये नहीं कह सकता है कि नहीं मैं तो यही बनूंगा या मैं तो ये, तो वो उसकी अपनी खुद की लाइफ के साथ उन्होंने इस बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं किया है, तो ये इनका निजी इश्यू है। वो डिसिप्लिन के बारे में मैं कह रहा हूँ कि यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन। उतार चढ़ाव, कई बड़े लोगों के उतार चढ़ाव देखे मैंने, सेलिब्रिटीज़ के साथ ज़िंदगी निकाली है मैंने, तो मुझे पता है कि जो बैलेंस्ड लोग हैं वो लोग अपने उतार चढ़ाव को किस तरह से हैंडल करते हैं। एक आर्टिस्ट है, समझो उसका बच्चा सुसाइड कर लेता है और उनको दूसरे दिन शूट पे जाना है, प्रोड्यूस करनी है फिल्म, प्रोजेक्ट पे जाना है, क्या भावनाएं होती होंगी, उनको शूट करना है, इट्स नॉट अ जोक। सो हाउ डू दे स्विच, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नहीं जाएंगे, लोग कहेंगे कोई बात नहीं, आपके घर में प्रसंग हुआ है, आप मत आइए, लेकिन बाकी के एक्टर्स की डेट्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो वहाँ वो जो है वो पहले से एंटिसिपेट करना पड़ता है कम साल की उम्र में। जैसे एक आदमी लश्कर में जाता है या एक आदमी फायर ब्रिगेड में होता है, तो उनको अपने रिस्क फैक्टर्स पता होती है या उनको ट्रेनिंग के दौरान उस बारे में समझाया जाता है। तो उसी तरह से पर आर्टिस्ट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो घराने से आर्टिस्ट नहीं हैं, जिनके पेरेंट कोई और प्रोफेशन में थे और आर्टिस्ट हो गए। सो दे मेनी ऑफ देम आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कि ये घटना, और घटने के बाद लोग बताते भी नहीं, लोग डरते हैं या लोग शर्म के मारे नहीं कहते हैं या झिझक के मारे नहीं कहते हैं। विद द रिजल्ट आर्टिस्ट के पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है। सो सेल्फ डिसिप्लिन, नो योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, मेक अ रिकॉर्ड ऑफ योर सेल्फ। क्या प्रोजेक्ट हुआ, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, आपका क्या रोल था, हाउ यू कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, और व्हाट बेटर कंट्रीब्यूशन यू कुड हैव डन। एंड मैं देख रहा हूँ कि जो लोग कंसिस्टेंसी में सक्सेस लिए हैं, लता जी, आशा जी, इतनी लंबी सक्सेस मैंने दुनिया में किसी आर्टिस्ट की नहीं देखी है। डिकेड्स बोलते हैं ना भाई, हर एक का एक दशका होता है, इनके 10 के नहीं, इनके 60 के, 70 के, ऐसा है। आई मीन 60-70 ईयर्स काम किया इन्होंने। सो दैट्स अमेजिंग।
तो उनमें कहीं ना कहीं कोई एक सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ प्रोग्रामिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वो होगा ही होगा, कमिटमेंट हायर लेवल पे होगा उनका। और एक बात है, कई म्यूजिशियन लोग ये समझते हैं कि भाई रियाज करना है तो भाई थोड़ा ड्रग ले लेना, वो ड्रग ले लेते हैं एंड दे कीप ऑन प्लेइंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जिससे रियाज लेने के बाद ड्रग वाली फीलिंग आती है। कोई ज़रूरत नहीं है ड्रग लेने की, क्योंकि ड्रग लेने के बाद आपने जो रियाज किया, ड्रग की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनिशियली पता नहीं चलती है। और ऐसे बहुत ही कम किस्मत वाले लोग हैं जो ड्रग लेने के बाद भी 70, 80, 90 तक जी गए। कैसे जी गए भाई? उनको ब्लेसिंग्स थे, पर उनको एग्जाम्पल मान के हमें नहीं चलना चाहिए। अब उसको निंदा से क्या लेना देना है? यस, उसको निंदा से लेना देना है, क्योंकि इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग। आप ड्रग लेने के बाद आपकी क्या पोजीशन है, आप किस हालात में हो। मैंने कई ड्रग लेने वाले को सर्कस में लाइफ ख़त्म करते हुए देखा है। और अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस 500 रुपया, 700 रुपया, 2000 रुपया ऐसे पगार, महीने के पगार में काम करके ख़त्म हो गए। सो इट हैज़ अ कनेक्शन। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने टॉपिक में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व की है। फिर भी अगर किसी को कुछ कहना है या कुछ शेयर करना है, ये नया जो मैंने अपलोड करना अब शुरू किया है, उसका एक मकसद ये है कि आई वॉन्ट टू बी इन टच विथ एवरीबडी फ्रॉम द आर्ट फील्ड और फ्रॉम द सोसाइटी। एंड एज आई प्लान्ड एट द एज ऑफ 16 कि मैं 50-52 साल के बाद कुछ एक प्रोजेक्ट्स करूँगा, उसमें से ये प्रोजेक्ट है। तो आई वुड विश किसी कलाकार को कुछ कहना है, अपनी विडंबना है या किस तरह से आगे बढ़ना है, वो इंस्टीट्यूशनल या कीबोर्ड कैसे बजाएं या 15 दिन में सिंगर कैसे बने, उस तरह के आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। जीवन से लगते हुए ऐसे सवाल जो कलाकार या ना कलाकार, आम आदमी, जिनको भी इस बारे में जानना है, आप प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। एंड और एक बात कहनी थी कि परफेक्शन के चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें ना, परफेक्शन एक पर्सनालिटी प्लस करके एक किताब है, उसमें परफेक्शन जिनका होता है उनको मेलनकॉलिक टाइप कहा जाता है, उनकी पर्सनालिटी टाइप मेलनकॉलिक होती है। और मेलनकॉली का मतलब है डिप्रेशन। सो व्हेन यू आर सीकिंग फॉर टू मच ऑफ परफेक्शन एवरी टाइम, सी संतोषी माँ करके एक फिल्म आई थी, उसने शोले के मुकाबले ज़्यादा बिजनेस किया था परसेंटेज वाइज। कॉस्ट ऑफ उसकी फिल्म की लागत कुछ 4 लाख रुपया थी। और वो फिल्म में जब गाने, उस फिल्म की वजह से संतोषी माता जी के मंदिर बन गए थे थिएटर्स के बाहर, और जब उनके गाने आते थे, आरती आती थी, तो पैसे गिरते थे, और इतने की जो आगे की रो में बैठे उनको सर पे लगते थे, इंजरी होती थी। तो परफेक्शन, वो फिल्म में परफेक्शन नहीं था। वो फिल्म लोगों को पसंद आ गई थी। तो कलाकार जब परफेक्शन के लिए ज़्यादा ही हो जाता है, तो वो आगे चल के उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का ये झेलना पड़ता है। और लॉबिंग और इस तरह के जो है पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, उस निंदा के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ऐसे कई लोग हैं, लता जी, आशा जी, अमिताभ बच्चन, कई लोग हैं। इनसिक्योर्ड लोग क्रिटिसिज्म करेंगे ही करेंगे पॉलिटिकल एंगल में। साउथ से कुछ एक्टर्स आते थे, तो यहाँ के एक्टर पूछे थे ये क्यों आया यहाँ? अरे यार घूमने आया होगा, जूहू बीच पे चाय पीनी होगी, अब क्या मतलब है? बट इफ समबडी इज lesser than you, then he will definitely criticize you. There are chances of him criticizing you anyway. तो उनका क्या सोचना उनके बारे में? सीता भी यहाँ बदनाम हुई, तो हम क्या कर सकते हैं? So let's acknowledge criticism if it is from a political side. Let's accept criticism if it is a constructive criticism. हमें स्वीकारना है और उसके ऊपर काम करना है, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लता जी, आशा जी इनके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं।
कि इन्होंने सारे संगीतकारों से क्रिटिसिज्म लिया और उन्होंने वो मकाम हासिल किया क्योंकि उन्होंने सब जगह से वॉइस कल्चर हो गई इनकी, तो इतनी यूनिवर्सल वॉइस कल्चर हुई कि दे कैन सिंग एनीथिंग। मुझे याद है आशा जी को मैंने एक अरबिक गाना दिया था, सलामत 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 न न न न न न न शुभ्र गो में आगम डा 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 डा, ऐसा कुछ गाना था। तो उन्होंने कहा ये क्या है कैसा है, वो तुरंत जान लिया एंड शी लर्न इट, शी रिकॉर्डेड इट उनके जो स्केल में, अरबिक स्केल में। और उस ज़माने में ट्यूनर नहीं थे कंप्यूटर के। सो यस, उन्होंने तो क्रिटिसिज्म भी नहीं लिया था, उन्होंने नई चीज़ सीखी थी। तो हमें तो कोई कह रहा है तो उसको एक्नॉलेज करो, थैंक यू करो, ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट।